मॉडर्निस्टिक का रह गया था कि मिडिवल का रह गया था? मिडिवल का रह गया था कल रिकॉर्डिंग। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके। और आप लोग पढ़ रहे हैं पक्का? ये सरकास्टिक कमेंट है या अच्छी कमेंट है? हिस्ट्री याद नहीं रहता है। प्रवीण भी आ गए। क्या कह रहा था? एचडी कर लूं? नहीं, कैमरे में हो सकता है ये। क्या कह रहा था, कैसे हो आप? मीडियम है ये। लीजिए भाई प्रवीण, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हैं? चलिए, क्या पढ़ना आज आने देते हैं। पहले तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं कल के टॉपिक का। सिलेबस समझ में आया 1857 से पहले का? क्या क्या है उसमें? लेटर मुगल्स हैं, हाँ। देख देख के तो कोई बोल देगा। कमिंग ऑफ यूरोपियन, बिल्कुल सही। कुछ भी बता दीजिए, कोई बात नहीं। पीजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट, सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जी, कर्नाटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर इसको कहते हैं। और रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 को आप कैसे देखते हैं? कुछ आइडिया है उसके बारे में, रिवोल्ट के बारे में? ये जी बिल्कुल, मंगल पांडे वाला। क्या हुआ था इसमें? हम्म, किसने बताया? मेरे कहने का मतलब है, इंडियंस को किसने बताया कि उस कारतूस में? ऑब्वियस है कि मैं अब 1857 में तो जाऊंगा नहीं, टाइम मशीन नहीं है मेरे पास, और मैं जाके वहां पे इंडियंस को कहूंगा नहीं। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1857 में इंडियंस ने रिवोल्ट किया, आपने कहा कि उनके कारतूस में, जो उनके बेसिकली कार्ट्रिजेज जिसको कहते हैं हम, उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। इंडियंस को ये बात बताई किसने? उस टाइम न्यूज न्यूज नहीं आती थी, लाइव न्यूज 24 आवर, ब्रेकिंग न्यूज। ध्यान से देखिए इस कारतूस को। हैं? तो कैसे पता लगा? देखिए, इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर शेर का सवा शेर होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली है इंडिया में ट्रेड करने का, व्यापार करने का। तो क्या ब्रिटेन की और कंपनीज नहीं होंगी जो यहाँ व्यापार करना चाहती होंगी? एक रिवोल्ट के कारण उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी का रूल सिस्टम खत्म कर दिया। क्यों? कहीं ना कहीं इंटेंशनल होगा। नहीं, इस लड़ाई में सैनिक शामिल हुए, कुछ बहुत राज्य भी शामिल हुए। 97% तो शामिल हुए नहीं, सिर्फ 3% राज्य महाराजे शामिल हुए। लेकिन एजुकेटेड सेगमेंट शामिल नहीं हुआ। क्यों? प्रवीण भी कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। मनतेज भी आज आए नहीं, आज ऑनलाइन ही आ रहे हैं। आप लोग हैं? आइए भाई, क्लास में आइए। मंडे से आएंगे? एजुकेटेड पीपल डोंट वांट टू फाइट। हाँ, कि बे मतलब से फाइट करना भी तो बेवकूफी होती है ना। आप फालतू में फाइट करते रहेंगे सबसे?
यहाँ पे कारण यही एजुकेटेड सेगमेंट था जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में लोगों को एजुकेट किया, सब कुछ किया, लेकिन यही एजुकेटेड सेगमेंट था जो इस रिवोल्ट में शामिल नहीं हुआ। इसके पीछे कारण सिर्फ एक नहीं था कि वो फाइट नहीं करना चाहते थे, इसके पीछे कारण ये भी था कि एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो किस पे चलते हैं, लॉजिक पे चलते हैं। जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे वो क्या चाहते थे, दे ओनली वांट टू थ्रो द ब्रिटिशर्स आउट फ्रॉम इंडियन बाउंड्रीज, कि समुद्र में डुबा के छोड़ेंगे ससुर। यूपी के लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो समुद्र में डुबाने के बाद क्या करोगे आप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेप। आपने अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकाल दिया, ओके, बहुत अच्छा किया, फिर क्या करोगे। यही राजे महाराजे शासन करेंगे जिनको हरा के अंग्रेजों ने यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किया था, फिर अंग्रेज फिर आ जाएंगे, फिर क्या करोगे। यही कमजोर से लोग आपको बचाएंगे या आपके पास कोई और प्लान है, क्या करोगे। एक्साइटेड तो बहुत हो रहे हो आप कि आप अंग्रेजों को भगा दोगे, लेकिन फिर क्या करोगे। कोई प्लान है तो कन्विंस कैसे होंगे एजुकेटेड लोग। जी प्रवीण समझ में आया, आइए मनतेज एंड प्रवीण समझ में आ रहा है आपको। 1857 का रिवोल्ट में अगर लॉजिक नहीं होगा तो एजुकेटेड लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग है जो बातें हम कर रहे थे उसकी, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं 1857 के बाद का टाइम। 1857 के बाद क्या हुआ। अभी हमने क्या देखा 1857 से पहले का, अब देखेंगे आफ्टर 1857 से पहले का कौन सा रूल था, कंपनी रूल। और इसके बाद क्या हो जाएगा यहां पे, क्राउन रूल। क्राउन रूल का मतलब सिंबॉलिक है ना, क्राउन तो किंग तो सिंबॉलिक है, एक्चुअल रूल किसका होता है, पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का रूल होगा तो किसका, कौन होगा हेड ऑफ द थिंग्स अफेयर्स, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को क्या कहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या कहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहले कंपनी का रूल था तो हेड ऑफ द कंपनी इंडिया में क्या कहते थे उसको, गवर्नर। अब ये किसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया है, क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव क्या कहेंगे, वायसरॉय, मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए। अब 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1857 का रिवोल्ट जो था उसमें शामिल जो लोग थे, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र, राजस्थान बहुत कम शामिल हुआ, पंजाब तो अभी अभी एक्वायर किया गया था। तो सिखों ने भी रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया, इसके ओपोजिट रिवोल्ट को दबाने में अंग्रेजों को मदद की के बाद, क्योंकि अभी भी नए नए उनको एक्वायर किया गया था, तो ऑब्वियस उसमें रूल ज्यादा मजबूती से कायम किया गया था। नेपाल के जो गोरखा थे वो भी दबाने में काम आ रहे थे। तो इस रिवोल्ट को जिन लोगों ने दबाने का काम किया उनको मार्शल कॉम डिक्लेयर कर दिया गया।
और इस रिवोल्ट में जो लोग शामिल हुए उन्हें नॉन मार्शल कह दिया गया। समझ रहे? नॉर्मली सोल्जर्स को इंटेलिजेंट होना चाहिए, सिर्फ बहादुर और ताकतवर सैनिक आपके किसी काम का नहीं, डंप है। इसलिए जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने सेंट सोल्जर का कंसेप्ट दिया। सोल्जर वो नहीं है जो हथियार चलाएगा, सोल्जर वो है जो हथियार तब चलाएगा जब हथियार चलाने की जरूरत हो, और वो भी गलत के खिलाफ। और उसके अलावा वो क्या करेगा? जाप करेगा, ग्रंथ साहब पढ़ेगा, पानी बोलेगा। सेंट, इंटेलिजेंट, से कंसेप्ट क्लियर है। यहां पे सोल्जर्स के दिमाग में ये बात डाल दी गई। अंग्रेजों के लिए इंटेलिजेंट सोल्जर्स उस समय इतनी जरूरत नहीं थी, हालांकि बाद में उन्होंने इसमें काफी चेंजेस किए। उन्हें इस तरह के सोल्जर्स चाहिए थे जो सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे ब्लाइंडली। तो उन्होंने मार्शल, नॉन मार्शल कम्युनिटी के रूप में यहाँ के लोगों को आपस में बांट दिया। राजपूत जिन्होंने शामिल नहीं हुए थे ज्यादा, उनको मार्शल कम्युनिटी, सिख है ना, मराठे भी देखो इतने मार्शल थे लेकिन वो नॉन मार्शल हो गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा नॉन मार्शल जो है इनको डिक्लेयर कर दिया गया। और अंग्रेजों की पॉलिसीज यहाँ से काफी चेंज होते हुए आपको दिखाई देती है। 1857 के बाद इंडिया का सिस्टम काफी आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और इस पे आपको खास फोकस रखना है। 1857 के बाद अगर आपको कभी याद है कि कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई, किसी को पता है? वेरी गुड। बहुत लंबा सफर नहीं है, तकरीबन 30 से 35 साल का डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस में भी इंडियन लोगों के अंदर एक नई एनलाइटनमेंट आपको दिखाई देगी। सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट दो स्टेज में होंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, इन 1800 से लेकर 1850 तक, एंड सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इस कंसेप्ट को समझते हैं ना, सेंचुरी के कंसेप्ट को, कि अगर मैं 21st सेंचुरी कह रहा हूं तो वो 2000 से लेके 2099 तक होगा, 100 साल कम कर दीजिए। अगर मैं 16th सेंचुरी कह रहा हूं तो 1500 से लेके 1599 की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी कह रहा हूं तो इसका मतलब 1500 से लेके 1550 तक का टाइम। तो यहां पे मैंने क्या कहा? फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 टू 1850, एंड सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी 1850 टू 1899। क्लियर? जो सेंचुरी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 1885 में इंडियंस के अंदर अवेकनिंग आती हुई दिखाई देगी, लेकिन ऐसा तो था नहीं कि कांग्रेस आते ही लोगों में एकदम से जागरण आ गई और सब कुछ हो गया। ये लंबा सफर है, लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है। नहीं, आप कोई नया आइडिया, कोई नया स्कीम लेके जब घर वालों के पास जाते हो तो क्या कहते हैं? आइए, स्वागत है आपका। क्या कहते हैं? दिमाग मत खराब करो, बहुत काम है, कहते हैं ना। अपनी मम्मा के पास जाते हैं, अरे मेरे को लंच बनाना है, ये बताता नहीं कोई लंच क्या बनाना है, खाना क्या खाना है, सब आ जाते हैं खाना खाने। उनकी अलग परेशानियां हैं, काम वाली नहीं आई, कपड़े धोने के लिए भेजने हैं, धोबी ने कपड़ा नहीं दिया प्रेस करके, ये सामान मंगवाना है, यहाँ महंगा है, यहाँ सस्ता है। उनके पास अपनी परेशानियां हैं, आपके फादर के पास अपनी परेशानियां होंगी, है ना। 10 तरह की परेशानियां उनके सर पे हैं, जो आपके घर के लोग हैं उनके ऊपर अलग अलग परेशानियां है कि नहीं। तो कोई भी नई चीज जब आती है तो क्या करते हैं, वो ओपोज करते हैं। ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम किसी भी बदलाव को एकदम से सहज रूप से स्वीकार नहीं करते। नहीं, इसीलिए मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट क्या करती है, आपको बोलती ही नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया, आप जिनको फॉलो करते हो उनको चेंज कर देती है, आप अपने आप चेंज हो जाते हो। आपको लगता है कि पैटर्न चेंज हो गया, लगता है ना। दिस इज ऑल साइकोलॉजी एंड दिस इज ऑल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री से आप बच नहीं सकते। आप मुझे बताओ, हिस्ट्री से कैसे बचोगे?
आप चाहो अनचाहो हिस्ट्री तो आपके डे टू डे लाइफ में है, आप इससे बच नहीं सकते। आप इससे बचोगे तो आपकी लाइफ प्रैग्मेटिक से चेंज होकर के बट फॉलोइंग बन जाएगा। आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने पूरे दिन का अगर एस्टिमेट करोगे तो पूरे दिन में आप 1% भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो। एक इंस्टिंक्ट है, एक रूटीन है, इसको फॉलो कर रहे हो, और जो लोग कह रहे हैं उसको आप मान रहे हो। देखो आप कितने टाइम पे आपने अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके चीजों को माना है। ये जो आप बाल भी बना रहे हो, कंघी कर रहे हो, भी किसी को देख के फॉलो कर रहे हो। अपने पेरेंट्स, अपने आसपास के लोग, हो सकता है कोई हीरो हीरोइन, उसको फॉलो कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? एक चश्मा भी खरीद रहे हो तो कुछ ना कुछ तरीके से देख के कि पैटर्न क्या आजकल चल रहा है, स्टाइल क्या चल रहा है। 60s में जिस तरह के चश्मे चलते थे उसको नहीं पहनोगे आप। ये किसने डिसाइड किया कि वो 60 में चलते थे और ये 2000 में चलेंगे? आपने डिसाइड तो नहीं किया। किसने डिसाइड किया? किसने डिसाइड किया? मार्केट डिसाइड करती है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये पॉइंट ऑफ व्यू बनाना, समझो इस बात को, एक व्यू पॉइंट डेवलप करना। यहां अंग्रेज क्या कर रहे हैं? व्यू पॉइंट डेवलप करवा रहे हैं। व्हाई वी आर हियर? वी आर हियर टू हेल्प यू become civilized. Don't worry, learn English. English is a language of gentleman. संस्कृत क्या है? आप दातून करते हो क्या? दातून से करता है। लोगों को टूथपेस्ट, पाउडर, हमारे लोग जो कोयले से मुंह धोते थे, पहले के लोग क्या करते थे आपको पता है? कोयले से, तंबाकू से, दातून से, नीम के दातून से। आज आपको उसी पेस्ट में नीम डाल के दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे? नीम लौंग डाल के दे रहे हैं। आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमारे पूर्वज आज भी आप देखो तो हमारे घरों में आज भी जो बुजुर्ग हैं वो सरसों का तेल और नमक लेकर के दांत साफ कर लेते हैं। आपके दांतों में सेंसिटिविटी आती है, डिके होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसके लिए भी एक और पेस्ट निकाल दिया। आप देखो अभी के जो सिचुएशन है, और मैं उस सिचुएशन को कंपेयर कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझो। आज भी आप गुलामी हो ना। कहां जादू? आपको लगता है आप जादू? आपको साबुन खरीदना होता है तो आपको याद आता है वो टीवी में एक्ट्रेसेस क्या बोलती थी, कौन साबुन, लक्स ले लो तो लक्स ले लेते हो आप, पियर्स ले लो तो पियर्स ले लेते हो। जिसके एडवर्टाइजमेंट नहीं है उसको आप जानते भी नहीं, जानते हो? क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। और नया जो साबुन आया है, अगर उसके एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। आप इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं है आप उसे खरीदते ही नहीं। ये गुलामी का इससे बड़ा इंडिकेशन क्या हो सकता है कि आप लॉजिक को अप्लाई करना ही भूल गए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भी तो यही किया था, आपको लॉजिक से दूर कर दिया कि आप सोच ही नहीं सके कि आप गुलाम है। मार्केट क्या कर रही है? आपको लॉजिक से दूर कर दे रही है ताकि सोच ना सके आप गुलाम। नहीं, सोच के देखिए। हैं? कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे इंडियंस को अपने साथ शामिल करने की थी। इससे पहले अंग्रेज 1857 से पहले आप देखेंगे तो अंग्रेजों की पॉलिसीज सिर्फ एक्सप्लॉइट करने की थी, जितना यहां से ले सकते हैं ले लो। नो डाउट 1857 के बाद भी ये पॉलिसीज थी, लेकिन वो पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा दूसरा हो गया, जिसमें वो एक्सप्लॉइट तो कर रहे हैं लेकिन शो ये कर रहे हैं कि वी आर हियर फॉर अ बेटर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अब कंपनी का रूल नहीं है, अब यहाँ पे पार्लियामेंट का रूल है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा। क्लियर? तो 1857 के बाद के अगर इवेंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया में यहां पे पॉलिटिकल अवेकनिंग यहां पे आपको दिखाई देगा।
पॉलिटिकल अवेकनिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और कांग्रेस के आने से पहले आप यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, जैसे मद्रास महाजन एसोसिएशन, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पॉलिटिकल अवेकनिंग यहाँ दिखाई देगा आपको। राजनीतिक रूप से इंडियंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को, और इसी को एक ऑल इंडिया रूप दे दिया गया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शुरुआती लक्ष्य क्या थे इसके? क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। व्हाट वाज द इनिशियल एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? कांग्रेस क्यों बनाई गई थी? ब्रिज बने। गुड 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 पॉइंट। और कोई पॉइंट? क्योंकि देखिए, आप एक पॉइंट से इतने बड़े कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मल्टीपल एंगल्स होते हैं ना, एक इंसिडेंस का या एक इंडिविजुअल के मल्टीपल फेसेट्स होते हैं, मल्टीपल एंगल्स होते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं। नहीं, आप देखो ना, जैसे कि आप घर में बिहेव करते हो वैसे आप यहाँ इंस्टीट्यूट में बिहेव नहीं करते। करते हैं? जैसा आप मार्केट में बिहेव करते हो वैसे आप अपने दोस्तों के साथ बिहेव नहीं करते। नहीं, अलग अलग होता है ना, आपका अलग अलग रूप है, तो उस तरह से आपको अलग अलग एंगल्स को यहाँ समझना होगा। देखिए, शुरुआती कांग्रेस जो थी ना, इस बात को समझिए, उसका बेसिक काम था लोगों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देना। लोगों को पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल राइट्स क्या है उनके, और वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। उनको पता ही कुछ नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे वो कमजोर रहेंगे। और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज तो आपको सबसे पता है, डिवाइड एंड। यही स्ट्रेटेजी अपने मेंस में भी अप्लाई करने हैं, प्री में भी। क्वेश्चन को यानी परेशानी को पहले डिवाइड करो, फिर रूल करो। समझ रहे हो? यहां पे कांग्रेस का काम है कि लोगों को यह बताना कि जिन परेशानियों को आप झेल रहे हैं वो परेशानी आपके पिछले जन्म के कर्म का फल नहीं है, ना ही आपने कोई पाप किया है जिसका फल आपको भुगतना पड़ रहा है। ये अंग्रेजों की पॉलिसीज इस तरह की है। तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो इकोनॉमिक्स के समझदार लोग थे, एजुकेटेड सेगमेंट में से, उन्होंने बड़े कंसेप्ट दिए कि हम लोग क्या है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, और हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की खास बात क्या होती है कि डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कि वो हाथ से बना रहे। अब पहले के जमाने में मान लो आपको एक बाल्टी की जरूरत है, मैं बात कर रहा हूं मिडिवल टाइम में, आपको एक बाल्टी की जरूरत है, तो आप क्या करते? दुकान में आते, मॉल में आते और खरीद लेते। ये करते ना। मिडिवल में भी मॉल था, मिडिवल टाइम पे मॉल था। हाँ, कैसे कर रहे हो? तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप जगह जगह सोए हो, मेरी बात सुनी नहीं, आप कुछ भी हाँ कर दिया। मैं कह रहा हूं कि मिडिवल टाइम पे आपको बाल्टी की जरूरत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्ड निकालेंगे, बाइक लेंगे, मार्केट जाएंगे,
ले आएंगे, ये करेंगे ना। अब देखो जग गए, तो क्या करेंगे, आप जाओगे लोहार के पास, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी नहीं चलती थी उस टाइम पे, लकड़ी की या मेटल की बाल्टी होते थे। आप जाओगे उसके पास, आप उस लकड़ी की होती थी, लकड़ी के तख्ते को ऐसे ऐसे करके इकट्ठा करके गोल कर दिया जाता था, जो होते हैं ना ऐसे ऐसे, और लोहे का वो प्लेट से बना के उसको फिक्स कर दिया जाता था, लेकिन सस्ती पड़ती थी मेटल वाले से। वैसे तो लेदर का भी होता था, जो पानी भरते थे वो पानी भर के कहीं लेके आए, थर्मस थोड़ी होता था उस टाइम पे, आपको पानी भर के कहीं लेके आना है, कैसे लेके जाओगे। वेरी गुड, शाबाश। मैं मिडिवल टाइम की बात कर रहा हूं, अब घोड़े में बोतल लेके जाओगे आपके पास कैसे, लेदर का होता था वो, यहाँ पे बांध लेते थे उसको, पानी का होता था, घोड़े में टांग लेते थे। आपने कोई सिखों की पुरानी हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स नहीं देखी। हाँ, लेदर का होता था, जिससे पानी पिलाते थे वो लड़ाई के मैदान में भी। ब्लैडर होते हैं, उस टाइप का ही होता था वो, उसका नाम मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है। वाटर स्टोरेज के लिए, लेके जाने के लिए। आपको पता है मुगल मुगल जो थे वो पानी सिर्फ गंगा का पीते थे, इलाहाबाद से पानी आता था उनके लिए, मुगल फैमिली पूरी। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि यमुना का पानी उतना अच्छा नहीं है ना, और उससे स्टोमक इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। पूरी रॉयल फैमिली के लिए कार्ट में भर भर के गंगा का पानी इलाहाबाद से दिल्ली लाया था। जी, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि बाल्टी अगर आपको चाहिए तो आपको लोहार के पास जाना पड़ेगा। और जैसे कि पहले के जमाने में इस तरह के टी शर्ट्स वगैरह इतने नहीं होते थे छोटे, अभी मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं 20 साल पहले की बात कर लो। तो नॉर्मली शर्ट्स जो होते थे वो सिलवाने पड़ते थे आपको, या कुर्ता सिलवाते थे लोग, तो दर्जी के पास जाते थे ना कपड़ा लेकर के, जब आप कपड़े खरीदने आते थे तो थान में ऐसे ऐसे करके लीजिए ऐसे दिखाते थे लोग, फिर आप चूज करते थे, वो आपको बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। ये बिल्कुल नया आया है, जो पिछले साल का बचा हुआ है उसको कहते थे बिल्कुल नया आया है, देखिए आपके लिए, वो बेच देता था आपको। फिर आप दर्जी के पास जाते थे, फिर आप उससे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई मेरे को शर्ट सिल दो, ये सिल दो, वो टाइम पे टाइम देता था। सेम यहाँ पे ऐसा होता था कि आपको बाल्टी खरीदनी है तो बाल्टी के लिए भी बार बार लुहार को रिक्वेस्ट करना पड़ता, चक्कर लगाना पड़ता, तब जाके चीजें आपको मिलती थी। तो एक दिन में चीज डेवलप नहीं हुई, धीरे 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 धीरे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इस तरह की होती है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी इंडिया किस लिए फेमस थी शुरुआत से, हैंडलूम। बहुत बढ़िया, हैंडलूम मतलब हाथ से बनाया गया कॉटन क्लोथ, ठीक है, सिल्क क्लोथ हमारे देश में बहुत फेमस था। तो होना क्या चाहिए था कि चूंकि डिमांड ज्यादा थी तो इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस को चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए था। इंडिया में यही होना चाहिए था ना, लेकिन इंडिया में क्या हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि वो डेवलप ना करे, क्योंकि अगर डेवलप कर जाती तो वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के कंपटीशन में आ जाती। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज उससे compete करने के लायक नहीं थे, तो उसने क्या किया, हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और हमें क्या बना दी, सिर्फ एक सबऑर्डिनेट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, वर्ड्स ध्यान रखिएगा, सबऑर्डिनेट इकोनॉमी। सबऑर्डिनेट इकोनॉमी मतलब जो सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, किसको, मास्टर इकोनॉमी को। सबऑर्डिनेट इकोनॉमी बन गया जो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, मास्टर इकोनॉमी को, और मास्टर इकोनॉमी के बाजार के रूप में फंक्शन करेगा। क्लियर। तो हमारे देश में प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पे शुरुआत हो जाती है। ये जानबूझ करके किया जा रहा है। रेलवे क्यों बनाया गया, रोड्स क्यों बनाया गया, उसे ये दिखाया गया कि इससे डेवलपमेंट होगी, लेकिन ये छुपा लिया गया कि जितना भी रॉ मटेरियल गांव गांव दूर दराज के एरिया में भी है, उससे भी रेलवे में डाल करके पोर्ट्स तक आसानी से पहुंचाया जाएगा।
और जो भी माल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में आ रहे हैं उसे आसानी से दूर दराज के एरिया में भेजा जाएगा। अब प्रोसेस को थोड़ा चेंज होते हुए देखेंगे, इसीलिए आप यहां पे देखेंगे कि धीरे धीरे इंडिया को और भी ज्यादा सबऑर्डिनेट और भी ज्यादा उसकी इकोनॉमी को एक्सप्लोइट करने की कोशिश यहां पे हुई आपको दिखाई देगी। और दूसरा काम क्या किया जाएगा, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का पहला कारण क्या बताया गया, बोला यह गया कि 1857 का रिवोल्ट किसने किया, मुस्लिम्स ने किया। इट वॉज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि अंग्रेजों से पहले यहां पे रूल किसका था, मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई और जितने भी डेवलपमेंट के काम थे वो हिंदू सेंट्रिक कर दिए गए, मुस्लिम्स को दबाने की कोशिश कर दी गई। उसके साथ साथ यहां पे एक और चीज आप देखेंगे कि हिंदुओं के मन में भी एक डर पैदा किया गया कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो फिर से मुसलमानों का रूल काबिज हो जाएगा। और दूसरी तरफ मुसलमानों के दिमाग में डर डाल दिया कि चूंकि हिंदू मेजोरिटी में है इसीलिए हमारे जाते ही हिंदू राज आ जाएगा और तुम्हें एक सबऑर्डिनेट या सेकंड सिटीजन के रूप में बन जाओगे, यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में। ठीक है, आप पेड़ को काटते हो लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो पूरा का पूरा पेड़ तो चूल्हे में डाल नहीं सकते, तो क्या करोगे, पेड़ को छोटे छोटे हिस्से में काटोगे। तो हमें क्या किया गया, छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया। हिंदुओं को भी अपर कास्ट लोअर कास्ट में डिवाइड करके डिवाइड रूल की पॉलिसी अपनाई गई। नेक्स्ट क्या आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद क्या आएगा, डिवीजन ऑफ कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स मतलब मान लीजिए ये पेन जो आप यूज कर रहे हैं मेरा है, मान लीजिए ये पेन मेरा है, मान लो ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कृपया करके ये पेन मुझे दे दीजिए, ये मेरा पेन है। मैं आपको एप्लीकेशन लिख रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं मीटिंग कर रहा हूं सबके साथ कि ये पेन देखिए मेरा है, उन्होंने ले लिया। वो मैं आकर के स्पीच दे ब्लू कलर का पेन है जी, उसका ढक्कन में ब्लू है ना, उसके नीचे टिप है, उसके ऊपर डार्क नेवी ब्लू का कलर है, मेरा पेन है, इन्होंने ले लिया। हम सब मिल करके बातें कर रहे हैं, इनको हम ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि इसने ले, सब सब देखो उनको। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये पेन मेरा है, मैं बहुत ही निम्रता के साथ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो हम मैं हो गया नरमदर। अब मैं कहूंगा जी ये मेरा है, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, इनके घर के बाहर खड़े जाऊंगा। मैं कहूंगा जी मेरे इनको इनकी गाड़ी को निकलने नहीं दूंगा, मैं वहीं लेट जाऊंगा, चला दो मेरे, मार देंगे, मेरा पेन दे दो वापस है, मैं इनका पुतला जला दूंगा। मुझे मेरा पेन वापस करो वापस करो वापस करो वापस करो। तो मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक्सट्रीमिस्ट है ना। अच्छा अब भी ये नहीं मान रहे, नहीं 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 इट्स माइन, नो इट्स टॉकिंग बुलशिट। अगर ऐसे बोलते थे ना, व्हाट टॉक अबाउट, दिस इज माय पेन। अच्छा अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बंदूक निकाला, पेन देते हो कि नहीं, तो मैं क्या हो गया, टेररिस्ट। मैं टेरर के डर से अपने अधिकार के मांगने की बात कर रहा हूं, दैट इज टेररिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, जिसको आप कहते हो ना कि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसको हम क्या कहेंगे, उदारवाद, उग्रवाद। उग्रवाद मतलब आतंकवाद नहीं, उग्रवाद मतलब उग्रता से अपनी बात को मनाना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये बात वो बात सब करेंगे। उसके बाद टेररिस्ट जो आ गया, जो हथियार दिखाएंगे, बंदूक ठा ठा गोली चल रही, सब ठा 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 पेन लेने के लिए, है ना, तो वो आतंकवाद। तो यहां पे एक कंसेप्ट नया आएगा, टेररिज्म भी आएगा, टेरर के दम से
उसमें कौन आएंगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, भगत सिंह आएंगे, सुखदेव, राजगुरु, नेशनल हीरो बन गए वो लोग, है ना। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, इस तरह के जो हैं लोग आपको मिलेंगे। खुदीराम बोस, 17 साल का नौजवान जिसको पहली बार फांसी दी गई, है ना, इस तरह के एक्ट में। तो इस तरह से इंडिया में एक तरफ तो अवेकनिंग चल रही है, हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश हो रही है, हिस्ट्री को अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से बदल के इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू तक लेके आया गया, जिसमें ये कहा गया कि अंग्रेजों ने क्या कहा था हमारी हिस्ट्री के बारे में, कि इंडिया में 3 पीरियड थे। B.A. स्मिथ ने लिखी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा कि इंडिया में 3 पीरियड थे। हिंदू पीरियड, इसको हम एंशिएंट पीरियड कहते हैं, मुस्लिम पीरियड, इसको मिडिवल कहते हैं क्योंकि मुस्लिमों का रूल था, एंड थर्ड इज ब्रिटिश पीरियड। इन लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया कि इंडिया में इन रूलर्स ने कोई डेवलपमेंट नहीं की, इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक्सप्लॉइट किया लोगों को, किस लिए? अपने पर्सनल लग्जरी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, बड़े बड़े महल बनवाए, लोगों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन डोंट वरी, ब्रिटिशर्स आ गए हैं, हम रूल ऑफ जस्टिस करेंगे, रूल ऑफ लॉ करेंगे, इक्वलिटी होएगी। हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन लोगों के दिमाग में, जो एजुकेटेड सेगमेंट थे उसके दिमाग में यही बात डाल दी, और जो मॉडरेट्स थे वो यही समझते थे कि इंडिया अगर तरक्की कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल के अंडर ही। मॉडरेट्स में यही खास बात है कि ये समझते थे कि इंडिया तरक्की अंग्रेजों के अंडर ही कर सकता है, और अंग्रेजों तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो जरूर रिफॉर्म करेंगे। इसीलिए वो लेटर लिखते थे, मीटिंग्स करते थे, ये करते थे, वो करते थे। एक्सट्रीमिस्ट कहता है कि हमें अपने डेवलपमेंट के लिए अंग्रेजों की जरूरत, हम अपना भला खुद, क्या बात है। इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट जो है वो यंग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, और मॉडरेट जो था वो दब के रह गया, और धीरे धीरे आप कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म को हावी होते हुए देखेंगे। तो शुरुआती फेज जो कांग्रेस का था वो मॉडरेट्स का था, जिसमें आपके नाम आएंगे दादा भाई नौरोजी, है ना, और उसके बाद आएंगे आपको बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, क्या, महात्मा गांधी भी का। और एक्सट्रीमिज्म में कौन आएंगे? लाल बाल पाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल। क्या हुआ? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अब इसके बाद अब देखेंगे एक्सट्रीमिज्म में तो हमारा टॉपिक कौन कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। एक बार लिख देता हूं मैं, आप लोग देखते रहिए। 1857 के बाद का पहला टॉपिक आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे आएंगे। सेकंड आएगा आपका पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फिर आएगा आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, and initial aims चौथा आएगा, फोर्थ वन जो आएगा वो आएगा डिवीजन ऑफ कांग्रेस, पांचवा आएगा
एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट, छठा आएगा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी में वही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कल्ट ऑफ बम, कल्ट ऑफ गन, पर्सनल हीरोइज्म, क्या इंडिविजुअल हीरोइज्म जिसको बात करते हैं, लिख लिया सबने इतना? कहां तक हो गया था? सिक्स तक ना? सेवेंथ आएंगे गांधीयन एरा, गांधीयन एरा में क्या पढ़ना है? गांधी कौन थे? चलिए सवाल पूछते हैं, गांधी से आप कितने सहमत हैं? महात्मा गांधी, हाँ जी, क्या जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में? क्या लॉयर थे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कुछ खास बात बोलिए, बुलसाई हिट कीजिए। गांधीवाद क्या है? कुछ डरिए मत, मैं दिखने में खतरनाक हूँ साहब, ऐसे खतरनाक नहीं, एकदम बेझिझक बोलिए। देखिए अगर आप लोग देखो, हाँ हाँ, देखो गलती करने से मत डरो, खास करके टीचर के सामने। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? थोड़ी बोलता है आए हो तो कुछ दवाई लेकर तो जाओ, ऐसा नहीं। पहली बार आए, एक इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा है? ऐसा नहीं बोलता ना। वो आप क्या करता है? आपको टेस्ट करता है, फिर देखता है कि इनकी जो एक कमी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं, यानी टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, तो कैसे डॉक्टर इलाज करेगा? मेरा काम भी आपका इलाज करना है ना, आपको तैयार करना है ना। तो आप मुझे पता ही नहीं होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा? तो ये इंट्रोडक्शन जो होती है वो सिर्फ मैं सबको देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कितने पानी में है ना। इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। ये किसी के साथ भी अगर हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं लाइफ में, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। गलती करो, कुछ मर्जी बोलो, तभी तो मैं ठीक करूंगा ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये कमरे की बात यहीं रहेगी, हम कहीं बाहर जाके नहीं बोलेंगे उसने गलत आंसर दिया था, देखो देखो भाई। ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे हम, ये हमारे क्लॉजेस में होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो आप बिल्कुल मत डरिए, आप जो भी आपको समझ में आता है आप बोलिए, ताकि मैं समझ सकूं और उसको मैं ठीक कर सकूं। इसे उन्होंने कहा आदर्शवाद। अब आदर्शवाद नहीं है ये, सत्य अहिंसा। याद रखिए, महात्मा गांधी के साथ सत्य अहिंसा आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। असहयोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, ठीक है ना। आदर, ऐसे टर्म्स आपने दिमाग रखने हैं जो आपको हमेशा उस कंसेप्ट को याद करा दे। महात्मा गांधी जब आए, आपने सत्य, अहिंसा, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, और साथ में असहयोग, नॉन कॉपरेशन, आपने ये चीज ध्यान रखनी, सत्य अहिंसा तो याद रखना है। महात्मा गांधी की ताकत क्या थी, स्ट्रेंथ क्या थी? स्ट्रेंथ नॉन वायलेंस स्ट्रेंथ थी, लेकिन नॉन वायलेंस के दम पे क्या पूरी की पूरी इंडिया उनके पीछे पीछे घूम रही थी? और क्या लगता है आपको कि अब कोई भूखा बैठा है, आपको कैसे होता? बहुत लोग आज भी भूखे रहते हैं, आंदोलन करते हैं, कोई दिखता भी नहीं। क्या खास बात थी महात्मा गांधी की भूख हड़ताल में? उनकी अर्ली अचीवमेंट्स, जब वो साउथ अफ्रीका में गए और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन वहां पे किया, वहां पे हर एक इंडियंस को या ब्लैक लोगों को अपने पास एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ता था हर समय, जब भी चाहे पुलिस उसको चेक कर सकते थे। उन्होंने कहा मैं रखूंगा ही नहीं, सबके सामने पुलिस वालों ने पीटा, जेल भेज दिया, कोई बात।
इंटरनेशनल प्रेशर में जब जेल से रिहा किया गया तो जेल से पैसे ले लिए कि मेरे को घर जाना है, पैसे दे दो टैक्सी के। महात्मा गांधी की जो खास बात थी ना, वो आप ध्यान से उनके गेटअप को देखिए, जो कपड़ा वो पहन रहे हैं, आदि का धोती पहन रहे हैं ना भाई, वो कौन पहनता है इंडिया में? वो भी घुटने तक, ऊपर पूरा खुला, कौन पहनता है? जमींदार पहनते हैं, सरकारी बाबू पहनते हैं, कौन पहनता है? एक गरीब किसान। आपको पता है कपड़ा कब पहनना शुरू किया था उन्होंने? चंपारण, जब बिहार गए थे, वहां पे क्या होता था? नील की खेती होती थी। नील समझते हैं? इंडिगो। क्या होता था उस खेती में, पता है आपको? कई सालों के लिए जमीन बंजर हो जाती थी। नील की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंग्लैंड में हो रहा था, उससे ब्लू रंग देने के लिए नील की जरूरत पड़ती थी, और उसको उगाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर एटमोस्फेयर चाहिए था, जिसके लिए सुटेबल था इंडिया। अफ्रीका भी था, अफ्रीका में बहुत उगाया गया, यहां भी उगाया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि एक बार आपने नील उगा लिया तो 2-3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए आपकी जमीन में कुछ और नहीं होता था, जमीन बंजर हो जाती थी। और जबरदस्ती यहाँ के जो फार्मर्स थे उनको नील उगाने के लिए कहा जाता था। आप अच्छी तरह जानते हो कि इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने खाने के लिए उगाते हैं, और उसका बहुत छोटा सा हिस्सा आपकी बाकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेचते हैं। क्या सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है ये। अब उसमें अगर नील उगाएगा तो खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं पड़ेगा, ऊपर से वो लोन लेकर के इंडिगो के बीज खरीद रहा है, सारी चीजें कर रहा है, उसके चक्कर में अलग से फंस गया। तो चंपारण की हालत इतनी खराब हो गई थी, जिसके लिए महात्मा गांधी को वहां बुलाया गया आंदोलन करने के लिए। अल्टीमेटली जो क्या कहते हैं उसको, अंग्रेज थे, वो उन्होंने इस जो है इंडिगो के प्लांटेशन थे उसको बंद किया, और तब महात्मा गांधी का शुरुआती आंदोलन सक्सेसफुल भी रहा। और उसी टाइम से महात्मा गांधी ने एक आम किसान का गेटअप ले लिया। तो पहली चीज तो ये थी कि महात्मा गांधी अपने आप को उस तरह से पेश करते थे जैसे इंडिया उस समय था, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जिस तरह की रहती थी गांव में, सिंपल लाइफ, उसी तरह से महात्मा गांधी यहाँ पे आपको दिखाई। दूसरी चीज, जो लीडरशिप इंडिया की उस समय थी वो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, उनकी पूरी एजुकेशन इंग्लिश में होती थी, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, अंग्रेजों के साथ रहते थे। जो भी लीडरशिप आप कांग्रेस के देख रहे थे, वो लोग इंग्लिश में आम लोगों से बातें कर रहे हैं। अब सोचो आपके गांव में या अपने छोटे शहरों में आप वहां पे पॉलिटिकल वो करो, स्पीच दो, और अंग्रेजी में बोलो, लोग समझेंगे? आकी हो गया की कही जाता है? क्योंकि गांव के लोग होते हैं सिंपल, उनको नहीं समझ में आता, उन्हें अपनी भाषा, अपनी बोली जो है उससे प्यार है, वही करते हैं वो। जब महात्मा गांधी पहुंचे वहां पे, तो पहली बार कोई ऐसा लीडर दिखा जो उनके जैसा दिख रहा था, और वो हिंदी में बात कर रहे, भाषा में बात कर रहे, इसको समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी जो थे वो मासेस की साइकी को अच्छी तरीके से समझ रहे थे। मासेस साइकी क्या होती है? आप किसी को बोलो कि चलो देश के लिए जाके जान देनी है, कौन देगा? कितने लोग उठ खड़े होंगे? क्यों खड़े नहीं होंगे? ऐसा नहीं है कि अपने देश से वो प्यार नहीं करते, लेकिन परेशानी ये है कि देश के साथ साथ उसे परिवार भी तो प्लाना है। अगर वो उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा? तो आपको क्या कहा गया? आपको ये कहा गया कि आप आंदोलन में शामिल होइए, आपको मरना नहीं है, आपको किसी को मारना भी नहीं है, बस अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है। कहने का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी की जो आप जितने भी आप देखोगे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, या आप खिलाफत आंदोलन में उनका काम हो, या आप बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देख लो, या क्विट इंडिया मूवमेंट देख लो, जितने मूवमेंट आप देखेंगे उसमें जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का है। एक ही फोकस है। आपको लगेगा कि ये आंदोलन तो फेल हो गया, ये अपने टारगेट को नहीं पहुंच पाया, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट तो कुछ और है। टारगेट ये है कि जितने ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़े, और अल्टीमेटली आप देखें क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम तक तो पूरा इंडिया जुड़ चुका था, और हालत ये हो गई थी कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तक जो इंडियंस थे वो रिजाइन करके हम आंदोलन में शामिल हो रहे थे। एक फैशन बन गया, और यही महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सक्सेस था, क्योंकि जीत यहां पे उसी की हो रही थी
जिसके पास मासेस थे। याद रखिए इस बात को, अंग्रेजों ने यह समझ लिया था इस बात को बहुत पहले ही। और जो भी मास लीडर्स थे इंडियंस के, चाहे वो जमींदार हों, चाहे राजे महाराजे हों, उन सबको उन्होंने अपने पे शामिल कर लिया था। उनकी पार्टीज, उनके शिकार और उनके इवेंट्स और उनको राय साहब ये पदवी देना, ये करना, जमींदारी राइट ऑफिस कर देना, ताकि वो लोग इंडियंस को लीडरशिप ना दे पाए। और इसी चीज को खत्म किया महात्मा गांधी ने। सारे के सारे मासेस अपने लीडर्स को छोड़ के अब कांग्रेस और महात्मा गांधी को अपने लीडर मानने लगी। दैट वाज हिज बिगेस्ट सक्सेस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर? समझ में आया? इसी के साथ साथ आप पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, ये सारी चीजें आपको उसी टाइम पे पढ़ना है। एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, और फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंट्री, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको इसी में पढ़ने हैं। तो मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, लेटर मुगल्स। ठीक है? क्लियर जी? कोई सवाल? प्रवीण के कमेंट देख लेते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन। जी, कंबाइन ग्रुप सर, ज्यादा आर्मी तो पानी लेने में मुगल्स के वो पानी मंगाते थे। नहीं, आर्मी नहीं आती थी, इसके लिए तो दूसरे लोग होते थे, नौकर चाकर होते थे, इनका काम ही पानी लाना था, हमेशा पानी पहुंचाते रहते थे। ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे आप लोगों से। कल आप लोगों की किसकी टेस्ट है?